अच्छा, डेप्रिसिएशन अब ना जो बातें करनी थी काफी देर हो गया है, अब खत्म, बोलना नहीं है किसी ने, वरना लड़ाई हो जानी आज। अच्छा, कल हमने कुछ सीखा कुछ इस तरह से कि अगर हम एक एसिड खरीदते हैं, हर साल में देखते हैं उसको कितनी देर तक डेप्रिशिएट कर। अच्छा, एक पहले ही मैं आपको स्टार्ट होते ही एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। व्हेन डेप्रिसिएशन स्टार्ट, ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है। डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पे लेना कब स्टार्ट करते हैं, मैं कुछ डेट लिखता हूं, उनमें से फिर मैं आपको सिखा देता हूं। पहली बात, आपने एसेट खरीदा, एसेट खरीदने की डेट है जनाब 1/1/2025, एक डेट। एसेट अराइव्ड एट साइट 28 Feb 2025। एसेट आपने कब खरीदा? 1/1/25, 2 महीने उसको आपके पास आने में लग गया, दूर से मंगवाया था। फिर एसेट इंस्टॉल्ड एट 31 March 2025। 31 मार्च को 31 मार्च तक इंस्टॉल हुआ एंड अवेलेबल फॉर यूज। ये एक ही डेट है, मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, रेडी फॉर यूज या अवेलेबल फॉर यूज, एक ही बात है, रेडी फॉर यूज या अवेलेबल फॉर यूज। उसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन तो क्या, स्टार्ट कब करना है, उसको चलाना कब शुरू किया, टेस्ट वगैरह पूरा हो गया, अब वो काबिले इस्तेमाल है। बट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट एट 1 May 2025। अब आपके पास टोटल 4 डेट आ रही है। एक डेट आ रही है जनाब एसिड खरीदने की, एसिड खरीदा 1/1/25 को, एसिड तो आपका हो गया, खरीद लिया, आपके पास पहुंचा कब? 28 Feb 25। इंस्टॉलेशन शुरू हो गई, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई और खत्म हो गई 31 March 25 को। किसी वजह से आपने अभी उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं की, मतलब उसको प्रॉपर इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। इस्तेमाल कब करना शुरू किया? 1 May 2025 को। और सवाल है, स्टैंडर्ड हमें क्या गाइड करता है कि भाई डेप्रिसिएशन लेना किस डेट से स्टार्ट करें? क्या जब एसेट खरीदा, एसेट जब आपके पास पहुंचा, जब वो रेडी फॉर यूज है, या जब आप लोगों ने एक्चुअल में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की? तो जवाब क्या होता है इसका? रेडी फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज, रेडी फॉर यूज। ये स्टैंडर्ड ने बताया है, लेकिन वेकन मैं नहीं जान सकता। स्टैंडर्ड ने क्या कहा है? जब एसेट आपके पास अवेलेबल फॉर यूज हो तो आप लोगों ने उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना है, और फिर चाहे दरमियान में एसेट आपका आइडल ही क्यों ना पड़ा हो, डेप्रिसिएशन फिर भी आती, क्योंकि लफ्ज क्या है? अवेलेबल, अवेलेबल फॉर यूज। अगर अवेलेबल फॉर यूज है तो फिर डेप्रिशिएट होगा, चाहे आप इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे। डन, ये कॉन्सेप्ट ओके है। डेप्रिसिएशन लेना खत्म कब कर देते हैं? डेप्रिसिएशन ले रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन कब सीज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं? अगला कॉन्सेप्ट, व्हेन डेप्रिसिएशन टू बी सीज्ड।
पहला ऑन डिस्पोजल एसेट बेच दो, जिस दिन एसेट आपने बेच दिया डेप्रिसिएशन लेना बंद कर दोगे, खत्म कर दोगे। नंबर 2, व्हेन नो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एसेट फ्लो टू द एंटिटी। दूसरे लफ्जों में जब उसका बेनिफिट आना बंद हो जाए, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट आना बंद हो जाए, उसके बाद फिर डेप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई बेनिफिट ही नहीं आ रहा, तो आएगी डेप्रिसिएशन। क्योंकि आइडल पड़ा होगा तो आएगी। डेप्रिसिएशन ना आने की वजह बेच दो, व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट, और एक केस जो आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ लेकिन है, फुली डेप्रिशिएटेड। एक एसेट की लाइफ ही खत्म हो गई है, या उस पर जितना हमारा खर्चा हो गया है हमने सारा डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस में लिख चुके हैं, अब उससे ज्यादा कैसे लिखें? एक्सपेंस उतना ही लिखेंगे ना जितना हुआ है, चाहे उसका बेनिफिट हमें जितना मर्जी आए, लेकिन एक्सपेंस में कितना लिखेंगे? जितना हमारा एक्सपेंस हुआ है। तो कॉस्ट से ज्यादा कभी डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती। और अगर आपने सारी कॉस्ट को थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन में लिख लिया है, एसेट अभी भी आपको बेनिफिट दे जा रहा है, आप अभी भी उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन लेना बंद कर देते हैं। ये मोस्टली गाड़ियां वगैरह या मशीनों में ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक व्हीकल खरीदा, आपने उसकी लाइफ रखी थी 5 साल, आपने बड़ी एहतियात के साथ उसको इस्तेमाल किया, तो 5 साल के बाद भी वो आपके पास है, तो आपने 5 पे डिवाइड करके कॉस्ट तो सारी एक्सपेंस में लिख चुके हो। अब अगर आप फिर डेप्रिसिएशन लिखोगे तो लिख क्या रहे हो? डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट तो खत्म हो गई, अब नया तो कोई एक्सपेंस हुआ ही नहीं आपका, तो एक्सपेंस में फिर कुछ नहीं लिखेंगे। बट ये आप लोगों का शायद पूछा जाए, मोस्टली पूछा नहीं जाता। तो 1 साल की अगर आपने 1 ही साल में इस्तेमाल करना ना, तो फिर जितनी कॉस्ट है उतनी डेप्रिसिएशन, तो फिर वो नॉन करंट एसेट भी तो ना हुआ ना। 1 साल, हाँ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट, वो हो सकता है, क्योंकि बेसिकली हमने अपनी पूरी कॉस्ट को ओवर द लाइफ खत्म करना होता है, फिर तो कॉस्ट और वो बराबर हो जाएंगी। अब सुनिए, अब डेप्रिसिएशन के सवाल करने लगे हैं। कल जो सवाल किए थे वो थोड़े किए थे, बेसिक लेवल के किए थे, अब एडवांस लेवल के थोड़े से करते हैं। अच्छा, आपने सवाल सारे कर लिए? सारे हो गए थे, और जिसमें रेट फाइंड करना था, चलो बताते। सवाल लिखे जी, नया सवाल, नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1। नहीं, हर का अपना आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पहले ये भी लिख लो, रेट का फार्मूला लिख लो, 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक फार्मूला है, नॉट यूज्ड इन पीआरसी। पीआरसी के अलावा आपने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, पीआरसी के आगे जाकर से, बल्कि इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आई कैप आपसे मुझे कहे कि जी मुझे रेट फाइंड करके दो, तब ये फार्मूला नहीं लगा। अगर रेट फाइंड करने के लिए आई कैप आपसे पूछे तो उसका फार्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर सेम आएगा? नहीं, रेट का आंसर चेंज आएगा। अच्छा, अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 तो ये दोनों बराबर फार्मूले बन जाते हैं। जरा गौर करना, अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 हो तो तब ये दोनों एक जैसे होंगे। वजह, क्योंकि कॉस से कॉस कैट हो जाएगी, बाकी बच जाएगा 1 ओवर लाइन। अच्छा, आप सुनिए,
अगर पेपर में आपसे वो रेट पूछे स्ट्रेट लाइन मेथड का तो उसका फार्मूला आपने पीआरसी वाला लगाना है, ठीक है, ये फार्मूला आपका है। और जैसे पीआरसी खत्म ये फार्मूला भी खत्म, फिर आपने सारी जिंदगी 1 ओवर यूजफुल लाइफ वाला ही फार्मूला इस्तेमाल करना। करेंगे। इसमें फर्क क्या है बताता हूं। इसमें फर्क यह है कि अगर आप लोग ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए करोगे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड द रेट। और अगर आप नीचे वाला फार्मूला लगाओगे तो फिर कॉस्ट मल्टीप्लाइड द रेट, क्योंकि इधर यहां फार्मूले के अंदर ही रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देता है, फिर वो दोबारा डेप्रिसिएशन लेते वक्त रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करता। अगर आप रेजिडुअल डेप्रिसिएशन लेते वक्त रेजिडुअल वैल्यू माइनस करोगे तो फिर फार्मूला ऊपर वाला इस्तेमाल होगा, और अगर रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करना चाहते तो फार्मूला नीचे वाला। ये डिपेंड करता है कि हमने फाइंड करते वक्त डेप्रिसिएशन का फार्मूला, क्योंकि हमने कौन सा पढ़ा डेप्रिसिएशन का फार्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट या डिवाइडेड बाय लाइफ। हमने फार्मूला बेसिकली ये पढ़ा, तो इसलिए हम फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। बट अगर आई कैप स्पेसिफिकली आपसे ये पूछे कि मुझे चाहिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप लोगों ने फार्मूला ये लगाना है। ये कोई मुश्किल नहीं है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल डिवाइड बाय कॉस्ट, आगे तो वही है, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर यूजफुल लाइफ। एक सवाल, आपकी बुक वाला सवाल मैं आपको दिखा देता हूं और आपको साबित भी करवा देता हूं कि इसमें एक सवाल आया भी है। एग्जाम्पल नंबर 4 थी या क्या था, ये है, ये 5 है। अब देखें उसने फार्मूला लगाकर क्या निकाल लिया 18%। अगर हम लगाते जी, मैं अभी रेट फाइंड कर रहे हैं, अगर वो हमसे रेट पूछता है, अगर हम इसके बगैर करते तो हमने करना था 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 और आंसर आना था 20%। ठीक होगी बात। अब देखें प्लांट आपने खरीदा 1 जनवरी को 1 लाख का, लाइफ कितनी है 5 साल, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000। अब पहले साल की अगर हम डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास 1 लाख माइनस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, आंसर कितना आएगा 18,000। ओके हो गया। और अगर आप 1 लाख के ऊपर डायरेक्ट 18% लेते हो फिर भी 18,000 है। अब अगर आपने फार्मूले में रेजिडुअल वैल्यू माइनस की तो फिर डेप्रिसिएशन फाइंड करते वक्त नहीं माइनस करोगे, और अगर फार्मूले में माइनस करोगे तो फिर कौन से फार्मूले वाले रेट आएगा 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय। तो मेन आपने पेपर में, क्योंकि आई कैप ने तो वो देखना है ना जो उसने बताया है आपको, तो अगर वो रेट पूछेगा तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। बट अगर क्वेश्चन आएंगे तो फिर नहीं, फिर आपने सिंपल क्या करना है 1 ओवर लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा तो इधर बैठे चलें जी नेक्स्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है कि अगर आपने फार्मूला लगाया ना 1 ओवर लाइफ तो फिर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करो, और अगर फार्मूला दूसरा लगाया तो फिर रेजिडुअल वैल्यू माइनस। बट पेपर में जब भी वो रेट पूछेगा तो आपने रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के साथ वाला बताया। एक सवाल लिखें, एसेट परचेज, जरा खामोशी प्लीज सयाम। एसेट परचेज एट 1/4/2022 rupees 100,000 with residual value rupees 10,000।
एक और एसेट खरीदा 1/7/2023 ₹200,000 with residual value ₹40,000. एक और एसेट खरीदा 1/10/2023 को ₹250,000 का, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू है 50,000। फर्स्ट मार्च 2024 को एक एसेट खरीदा 4 लाख का, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू है ₹50,000। ईयर एंड है 31 दिसंबर ईच ईयर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन लिखें पहले। अगर कोई टेक्निकल सवाल आ सकता है ना पेपर में इस टॉपिक में से, तो इस तरह का आ सकता है कि आपको एक से ज्यादा एसेट खरीद के दे दे और आपसे कहे कि हर साल की डेप्रिसिएशन भी बता पूछ ले और एसेट्स की कैरिंग अमाउंट भी पूछ ले। हाँ जी, लिख लिया। चलें जी, अब आज इसको हल करते हैं। लिखा गया? हल करने का तरीका देखें। मैं आपको एक टेबल बनवाता हूं और ये टेबल भी पीआरसी में छोड़ के चले जाना, क्योंकि आगे जाकर टेबल्स ना काम लेंथी हो जाता है, क्योंकि वहां पर सवाल बड़े होते हैं। तो टेबल हम बस पीआरसी तक पढ़ते हैं, गलती का चांस 0 हो जाएगा। आपने हर साल का एक टेबल बनाया। सबसे पहले उसने पूछा कि हमने सबसे पहले कब खरीदा एसेट? 1/4/2022। कितने का एसेट खरीदा? अब आपने फोकस करना है, जो मैंने बताना है। हर साल आपने जितने एसेट खरीदे वो लिख लो। साल की बात कर रहा हूं और आपका साल दिसंबर तक है, तो दिसंबर 2022 तक जितने एसेट खरीदे पहले लिख लो और फिर डेप्रिशिएट कर दो। डन? अब आपने 2022 में एक एसेट खरीदा 1 लाख का, क्या 2022 में कोई और एसेट खरीदा? नहीं। तो बस अब एंड करना हो, हमेशा एंड डेप्रिसिएशन पे होता है। 31 दिसंबर 2022। अब इस 1 लाख की डेप्रिसिएशन लो। कैसे लोगे? 1 लाख माइनस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। 1 लाख माइनस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, ऐसा ही होगा ना। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000 रेजिडुअल वैल्यू है। कॉस्ट 1 लाख है, तो क्या करेंगे? 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 9/12, मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 6750। ओ भाई, डेट टाइम तो देखो, कितने टाइम की डेप्शन लेनी है? 1/4/22 से दिसंबर 22। तो आपके पास जो अमाउंट बन रही होगी वो किस तरह से बन रही होगी? 1 लाख माइनस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या? 1 अप्रैल से 10 महीने बनते हैं।
यही तरीका होगा ना डेप्शन लेने का। बताएं जनाब, आपके पास 1 लाख में से ये माइनस किया तो बुक वैल्यू कितनी बन गई? 1 लाख माइनस 6,750, 93250, खत्म हो गया 2022। अब अगर आपसे कोई पूछे 2022 की डेप्रिसिएशन तो 6,750, अगर आपसे कोई पूछे कैरिंग अमाउंट 93250, अब आ गई जनरल एंट्रीज की। इस 2022 में सिर्फ 2 एंट्रीज पास होंगी, एक एसेट के खरीदने की, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और दूसरा डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 4 बातें मैंने आपको बताई। डेप्रिसिएशन कोई पूछे, कैरिंग अमाउंट पूछे और जनरल एंट्री पूछे। डेप्रिसिएशन पूछेगा 6,750, बुक वैल्यू पूछेगा 93,250, एंड जनरल एंट्री पूछेगा तो 1/4 को एक एंट्री पास होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1 लाख से। फिर 31 दिसंबर को एक एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ना रेजिडुअल वैल्यू की कोई एंट्री होती है, ना कोई बुक वैल्यू की एंट्री। अब आ जाओ 2023 में। 2023 में कोई एसेट खरीदा? कितने का खरीदा? तो यहां पर देखना किस डेट को, 1/7/2023 को आपने खरीदा 2 लाख का एसेट। ये हो गया एसेट नंबर 2। क्या 2023 में कोई और एसेट भी खरीदा है? किस डेट को? 1/10/2023 को। कितने का? 250,000 का एसेट नंबर। कोई और भी 2023 में खरीदा है? तो बात खत्म। एंड किस पे करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो बताओ जो मेरे पास पुराना एसेट नंबर 1 पड़ा है वो डेप्रिशिएट होगा? बिल्कुल होगा। क्या 9 मंथ के लिए होगा या पूरे साल के लिए होगा? अब जो पुराने एसेट होंगे वो पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट होंगे, और जो नए एसेट होंगे वो सिर्फ जितने महीनों के लिए हैं उतने महीनों के लिए। अब ये वाला जो एसेट आपका 1 लाख वाला पड़ा है, 1 लाख माइनस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, पूरी अमाउंट आ जाएगी 9,000। 2 लाख को डेप्रिशिएट करो जरा। 2 लाख माइनस इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 2 लाख वाले की? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो पता चला 6/12 का, क्योंकि वो हमारे पास जब आया ईयर एंड तक उसके 6 महीने बनते हैं। अब 2.5 लाख को भी डेप्रिशिएट करो। ये कितनी डेप्शन आ गई इसकी? 8,000। अब 2.5 लाख वाले को भी डेप्रिशिएट करो। 2.5 लाख माइनस इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम बनता है? 3/12। कितना आ गया? 5,000। और अगर आपसे पूछे 2023 की डेप्रिसिएशन क्या बताओगे? 9,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000, कितनी डेप्रिसिएशन आ गई साल भर की? 22,000। यह है आपकी साल भर की डेप्रिसिएशन। और अगर आपसे कोई पूछे बुक वैल्यू बताएं 2023 के एंड पे, तो सबको माइनस करके बता दो, प्लस करके। हाँ जी, 93250 माइनस 9,000। 93250 में से 9,000 माइनस करके बताओ। 84,250। 2 लाख में से 8,000 माइनस करके बताओ। 2,50,000 में से 5,000 माइनस करके बताओ। और इन सारी बीवियों को प्लस कर दोगे तो ये आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। ये भी एक ये बीवी है, एक ये बीवी है, और एक
लेकिन पेपर में जो बुक वैल्यू बताई जाती है सब बुक वैल्यू को प्लस करके बताया जाता है। हाँ जी, तो सबको प्लस कर दो। कितना? 5 to 1। अब आप पेपर में क्या, अब 2023 की कहानी सुने। अगर आपकी 2023 की एंट्रीज पूछेगा, बताओ किस किस की एंट्री पास करोगे? 2 लाख के खरीदने की, 2,50,000 की, बस, और किसी की एंट्री पास नहीं होनी। एसेट खरीदने की एंट्री होती है और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की एंट्री होती है, बस। हाँ, अगर दरमियान में रिपेयर वगैरह करवाते हो तो उसकी भी एंट्री होती है। उसके बाद 2024 में अगर हम कोई एसेट खरीदे ही ना, क्या डेप्रिसिएशन आएगी? जो पिछले पड़े हुए हैं उनकी तो आएगी ना। अगर मैं 2024 में कोई एसेट ना खरीदता तो फिर भी इन तीनों की रिएक्शन आनी थी। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई द रेट। अब आ जाओ 2024 में। 2024 में अच्छा, पहले ना यहां तक ओके करो, जो खुसर खुसर हो रही है ना वो ओके करो। चलिए एंट्रीज के अलावा बताएं। एंट्रीज इस साल की एंट्रीज में देखें, एक आएगी 1723 को एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 2 लाख से। फिर एक एंट्री आएगी 11023 को एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 250 से। फिर ईयर एंड पर एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 22,000 से, बस। नहीं, वो पिछले साल की डेप्शन की थी। इस हर साल की डेप्शन की अपनी एंट्री होती है। और अगर आपसे कोई पूछे मुझे 2 साल के बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ, एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी, बल्कि पूछ तो सकता है। तो फिर 22,000 प्लस 6,750 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सबको इकट्ठा करके बताना होता है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर क्या है? 22,000 साल की डेप्रिसिएशन 22,000। अक्यूमुलेटेड क्या है? पिछली ऐड करके बता दो। लेकिन जर्नल एंट्री कभी अक्यूमुलेटेड की नहीं होती। जर्नल एंट्री हमेशा होती है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब 2024 सिंपल, पुराने एसेट भी डेप्रिशिएट होंगे और नया खरीदते जाओगे वो भी ऐड होते थे। हर साल यही काम है। नेक्स्ट आओ जरा, अब 2024 में चलते हैं। 2024 में सबसे पहले क्या चीज देखनी है? क्या कोई एसेट खरीदा? अगर खरीदा है तो लिख लो, नहीं खरीदा तो डेप्रिसिएशन ले लो। कोई खरीदा है? किस डेट को? 1 मार्च 2020। कितने का? एसेट नंबर, एसेट के ऊपर नंबरिंग देनी जरूरी नहीं होती वैसे। अब डेप्रिसिएशन लो जरा, 31 दिसंबर 24। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 9,000। और पता है 9,000 क्यों आई? अब हर साल एक जैसी आएगी। पहले साल हो सकता है चेंज हो, फिर हर साल, फिर अगले 16,000। ये 16,000 क्यों लिखा? और 8 महीने 6 महीने की थी 20,000। और पता है ये 20,000 कैसे आई? और फार्मूला लिख लो, 2.5 लाख माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। और अब तो 3/12 साथ नहीं आएगा ना। अब 4 लाख को डेप्रिशिएट करो। 4 लाख की बुक वैल्यू क्या है? सॉरी रेजिडुअल वैल्यू 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना आ रहा है? 10/12। तो 400,000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 10/12 कितना आ गया? 29166 तो 67 कर ले। अब सवाल के जवाब सुने। आप लोग आपस में पढ़ी जा रहे हो।
वो ना डिस्टर्बेंस होती है क्लास में, मुझसे पूछ लिया करो या क्लास के बाद का इंतजार किया करो। देखिए इन सबको प्लस करेंगे तो ये क्या चीज आएगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और इस साल सिर्फ अगर एसेट खरीदने की एंट्री पास होगी ना तो सिर्फ एसेट 4 की होगी, बाकियों की नहीं होगी, बाकी खरीदे हुए। अब इनको माइनस करेंगे, इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी, सबकी अपनी अपनी बुक वैल्यू, और इन सब को प्लस करेंगे तो टोटल कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। पेपर में जो सवाल हमसे पूछा जाएगा वो कहेगा फ्ला डेट को कैरिंग अमाउंट बताएं, तो ये बुक वैल्यूज ऐड करके बता दे, और अगर डेप्रिसिएशन पूछे तो डेप्रिसिएशन ऐड करके बता दे बस। तो पेपर में सवाल हर साल क्या पूछा जाता है, या वो कहेगा एसओपीएल के अंदर डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी जाएगी, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कैरिंग अमाउंट कितनी जाएगी। हाँ जी, ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। और इसी टेबल से सारे सवालों के जवाब आएंगे। जो पूछेगा खरीदने की एंट्री पूछे तो जो एसेट खरीदा उसकी एंट्री पास करके बता दो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। सर जी एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो जरा, और वो आपने करना है। Asset purchased at 1/4/2023 rupees 800,000. Asset purchase 1/7/2023 rupees 1,200,000. Asset purchased at 1/10/2025 rupees 1,500,000. Rate of depreciation 10%. Straight line method. Year end is 30th June each year. और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट कब तक, पहला 30th June 23, 30th June 24, 30th June 25 और 30th June 26। इन सालों की कैरिंग अमाउंट भी फाइंड कर दें और डेप्शन भी फाइंड कर दें। ठीक है जनाब, ये करो जरा। रेजुअल वैल्यू ना हो तो नील समझी जाती है, जीरो मान लेना। हाँ जी यार वही जो सबसे पहले हेयर फाइनल अकाउंट तो आता है टेस्ट फाइनेंस उसमें एडजस्ट करो बस सरकार ठीक है। तेरे भी चिकनी थे दोनों क्या बकवास ये क्या बकवास है, ऐसा लग रहा है हम लोग ना उससे चले गए। कितने लगे
This June 8 year. This June 8 year. पहला कितने कितने? ये रही है वो सब में जुलाई तक नहीं हो रहा सब लोग ऐड नहीं हो रहा कितना हो गया भाइयों ये एक साल में आप भी खोल रहा हूँ कितना खरीदा कितने का था 12 लाख इधर छोड़ दो बुरे बुरे आता ही होगा लग रहा है कैश कर देते एक मिनट अभी दो कैश है एक मिनट 4 5 जरा 3/12 इधर देखो ना 8 लाख माइनस 8 वो छोड़ो यार मैचेस में यार 800 के अच्छा अच्छा 800 के 30 कौन से 30 जून है ना इसकी तो 30 कितनी है डेप्रिसिएशन 20,000 ब्रेक गई है 8 लाख के 20,000 दिया 7 लाख 80,000 कितना भरोसा है अपने दिमाग में 20 भैया ने डेप्रिसिएशन है एक है अमाउंट है जो देखा है यार छोड़ दे एंट्री पास करिए वैसे तो करने वाला मसला है यार टू दे चार टू है चार पहले वो आखिर में लिखेंगे डेप्रिसिएशन लिखने लगेंगे अभी तो फिलहाल वो तो लिखो एक साथ ये है 2000 23 आएगा 23 में वो वो सारा साल के साथ फिर जाएगा पूरे साल से वो पूरे एक साल डेप्रिसिएशन तो ठीक है मैं वो कह रहा हूँ लेकिन खरीदा तो एक साथ हुआ ना ईयर एंट्री में 24 में होगा हाँ वो नीचे 23 यहाँ पे भी लिखना थोड़ी अपने 2024 अंदर क्या आएगा वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ ब्रैकेट कैलकुलेट लिखा 2023 आएगा हाँ वही मैं कह रहा हूँ तुम्हें 12 लाख पहले तो 6 साल की वो अब ये किसका है पहले वाले के तो वो साल गुजर चुका दोबारा चार तो पूरी आएगी वो हमने कब खरीदा यहाँ पे मिल जाएगी
यहाँ पर 4 को कितना था ना अगले महीने की साल है 4 साल वो तो फिर यहाँ पे भी ऐसे हो गई ये तो 4 के भी यहाँ तो 12 महीने का साथ है पूरे 12 में वो कह रहा है 12 महीने नहीं रिजर्वेशन में दो 14 महीने ला अच्छा चल लेके यार हम बात ना भी हाँ कोई बात है कितनी आगे ये 12 आगे कितनी आगे सीधा ये 12 अब इसकी कीमत क्या है इसकी 12 की कीमत क्या है कितना 80 इसके कितने आ गया कितना में से सीधा में से सीधे 8 लाख मेरे साथ 80 में से 1,20,000 नहीं 80,000 माइनस करेंगे ओ अरे इसका क्या है ये ऊपर वाली की डेफिनेशन थी ये वाली नहीं ये नीचे वाली तो 1,20,000 है ना भाई इतना क्या कर रहा है 1200 ये जो 80,000 है ये 6,000 है ये से माइनस करेंगे हाँ 80,000 हाँ 800 तरफ 80,000 माइनस करेंगे 780 हाँ 780 हाँ यही कह रहा हूँ यही कह रहा हूँ पिछले साल वाला ये पिछले हाँ असला ये है कि वीडियो स्टार्ट कर दीजिए जरा सर अभी तक देखिए ये आगे 20 लाख 17 लाख 80,000 ये 12 लाख माइनस किया ना 1,80,000 अभी भी जा सारे यही कह रहे हैं जाओगे टोटल डेप्रिसिएशन ये कितना आ गया 17,80,000 हम तो खरीद 10 को रहे हैं 25 तो वो तो बढ़ेगी नहीं इस साल क्योंकि 6 को हमारा पेमेंट हो जाएगा नहीं हम अब इसलिए निकलेंगे बस इसको खरीद सर में पानी इतने बार में जाना है 10-25 को खरीद के 25-24 सॉरी हो गई वो ठीक है लेकिन आपने भी ले रहा है विधि 10 को है वो अच्छी आई रहेगी 7 लाख वही ना वो तो आएगा 6,20,000 हाँ जी हो गया
2026 में हो, यस सर। जल्दी पहुंचो जल्दी। हो गया? नहीं सर। क्या है? 15 कैसे आया? 1423 से शुरू हुआ है या 22 से? जो एसेट खरीदा है वो कितने का था? अच्छा आप जरा तसल्ली से, आपने हर साल ये देखना है पहले पुराने एसेट्स को भी डेप्रिशिएट करना है अगर हैं तो, और नए एसेट्स को भी डेप्रिशिएट करना है अगर हैं तो। 1423 से पहले तो कोई एसेट था ही नहीं, खरीदा ही वही है। कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाएगा, वो कहेगा 2023 को डेप्रिसिएशन बताएं और 2023 के पहले खरीदे हुए भी बता देगा, तो उसको भी हमने डेप्रिशिएट करना होगा। वो कैसे करना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 1423 8 लाख, क्या 2000, अब हमारा ईयर एंड क्या है भला? 30 जून 23। अब इस डेट तक आपने देखना है कितने एसेट खरीदे और फिर क्लोज करना है। आपने ईयर एंड तक जाना है, ईयर एंड पे छलांग नहीं लगानी, अगले साल ही चले जाना। अब बताएं 14 और 30 जून के दरमियान कोई और एसेट खरीदा है? नहीं, तो इसको डेप्रिशिएट करो। 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कितना? 20। 7,80,000। बस ये आपका एक साल पूरा हो गया। अगर आपसे एसेट खरीदने की एंट्री पूछेगा तो 8 लाख की, ये है डेप्रिसिएशन और ये है कैरिंग अमाउंट। एंट्री सिर्फ 2 पास होगी, और अगर आपसे पूछे कैरिंग अमाउंट तो 7,80,000, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मोड़ जाएगी। उसके बाद 2024 में आए, बताओ 2024 में कोई एसेट खरीदा? 23 में खरीदा था 7। आपका साल ये है 1723 से 30 जून 24, ये 24 ही माना जाएगा। तो अब जून 23 से जून 24 तक ये ऐसे कर लो, जून 23 से जून 24 के दरमियान कितने एसेट खरीदे? एक। किस डेट को? 1723। कितने का? 12। डन। जब सारे एसेट खरीदने वाले लिख लो तो एंड पे क्या काम करना होता है? ईयर एंड। हाँ जी, 7,80,000 वाले एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 80,000। 8 लाख का 10% लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। अब 10% आएगा, रेजिडुअल वैल्यू तो है ही नहीं। 12 लाख वाले एसेट की क्या डेप्शन आएगी? 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, पूरा साल आएगा इसका भी। ये आ गया 7 लाख। 12 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दिया, 10 लाख। अगर आपसे कोई बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन पूछे पूरे साल की तो 2 लाख, और आपसे कोई बुक वैल्यू पूछे साल की तो 17,80,000। और जनरल एंट्री किस किस की पास होगी? अगर पास होनी हुई तो 12 लाख की और 2 लाख। सवाल पूछे यही जाते हैं, या एंट्री पूछेगा या वो बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन पूछेगा, ये 2 काम ही पूछता है। अब हम चले गए 2025 में, जून 2025, मतलब यहां पर लिख लेते हैं डेट जून 25। जून 24 और जून 25 के दरमियान कितने एसेट खरीदे? कोई भी नहीं खरीदा। क्या डेप्शन आएगी? बिल्कुल, जो पड़े हुए हैं उनकी तो डेप्शन आएगी ना। तो वो डेप्शन आएगी 80,000 एक और 1,20,000। 6 लाख। ये आ गया 6,20,000। ये बुक वैल्यू 9,60,000। अगर वो डेप्रिसिएशन 2025 की पूछेगा तो 2 लाख। अगर वो बुक वैल्यू पूछेगा 2025 की तो
15,80,000। ये जो बुक वैल्यू पूछता है ये किस स्टेटमेंट की होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और एसओपीएल की क्या चीज होती है? डेप्रिसिएशन। डन। अब आ गया 2026। जून 2026 के दरमियान में बताएं क्या खोया क्या पाया? 2026 कोई एसेट खरीदा है? बेचने वाला तो सिस्टम हमारे सिलेबस में है नहीं। 15 लाख का खरीदा है तो यहां पर लिख लें जी 15 लाख का खरीदा। ये चीज है ना बस साल के दौरान खत्म हो जाती है, इसको ना बुक वैल्यू को डेप्रिशिएट करना शुरू कर दे। 15 लाख। अब सिंपल काम है, किस किस को डेप्रिशिएट करोगे? ये 80,000 आ गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है पहले साल हो सकता है डेप्शन चेंज हो, फिर हर साल एक जैसी डेप्शन आती है। अच्छा डेट क्या है इसके खरीदने की? 1/10/25। तो 15 लाख की डेप्शन कैसे आएगी? 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कितनी? 112500। ये हमारे पास अब बुक वैल्यू आ गई सबकी। 6,20,000 में से 80,000 माइनस करो, 9,60,000 में, और 15 लाख में से 112,500। अब अगर डेप्रिसिएशन पूछेगा तो क्या बताओगे? 312500 मतलब 80,000 जमा 1,20,000 जमा 1,12,500। और अगर बुक वैल्यू पूछेगा तो इन सबको 2767। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री किस अमाउंट से पास होगी? 3,12,500। 15 लाख की एंट्री क्या होगी? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर वो हमसे बुक वैल्यू पूछता है तो मुझे, हाँ जी बात क्लियर हुई? एक क्वेश्चन की ताकत है और नहीं है? बड़े ठीक है।